जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज आप सभी लोग का स्वागत है हमारे इस चैनल में। हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देख रहे थे जो सीटेट या अन्य राज्यों में पूछे गए हैं। उसमें 350 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन का चर्चा कर चुके थे फर्स्ट पार्ट में। आज हम लोग सेकेंड पार्ट में देखेंगे। यदि फर्स्ट पार्ट भी आपको देखना होगा तो वीडियो को पूरा देखिए, उसमें आई बटन में क्लिक कर दीजिएगा या डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, या वीडियो खत्म होगा तो उसके लास्ट में आपको इंड स्क्रीन आएगा, वहाँ भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। क्वेश्चन देखिए, पहला प्रश्न आज का 51 देखिए, कहता है कि बच्चे के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है। यानी शिक्षा अधिकार अधिनियम जो बना है उसमें से निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है कितने उम्र के बच्चों को के लिए यह लागू होता है। 6 से 14 वर्ष के लिए, 7 से 13 वर्ष के लिए, 5 से 11 वर्ष के लिए या 6 से 12 वर्ष के लिए। तो देखिए इसका ए आंसर होगा 6 से 14 वर्ष के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। यानी एक शिक्षक को, अध्यापक को ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए? ऑप्शन देखिए, विषय यानी अध्यापन विषय का, या बाल मनोवैज्ञानिक का, या शिक्षा संहिता का, ठीक है, एजुकेशन कोड का, या अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो यहाँ एक शिक्षक को, इसका आंसर जो होगा यहाँ पर डी होगा। यानी एक शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, अध्यापन विषय और बाल मनोविज्ञान का, दोनों का ज्ञान होना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। यानी एक बच्चा के जो उसका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो अध्ययन करना है उसका सबसे बेहतर तरीका कौन सा होगा। ठीक है, मनोवैज्ञानिक विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या फिर सांख्यिकीय विधि। तो इसका आंसर होगा विकासीय विधि, डेवलपमेंट है ना, डेवलपमेंटल मेथड। ठीक है, जिससे बच्चा बेहतर कैसे विकास कर सकता है इसकी संपूर्ण जानकारी उसमें मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, समाजीकरण की वह प्रक्रिया जिससे बच्चा और वयस्क सीखते हैं। यानी समाजीकरण की वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें बच्चे के साथ साथ वयस्क भी उसमें सीखते हैं। परिवार से, विद्यालय से, साथियों से, या इनमें से सभी। तो यहाँ इसका आंसर होगा डी। यानी समाजीकरण की प्रक्रिया में कोई बच्चा हो या वयस्क परिवार से भी कुछ सीखता है, विद्यालय से भी सीखता है और साथियों से भी सीखता है। आंसर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बच्चे के विकास के शीर्षस्थ सिद्धांत, ठीक है, के अनुसार निम्न में से सत्य कथन कौन सा है। यानी बच्चे के विकास के जो शीर्षस्थ सिद्धांत है उसके अनुसार जो होता है, निम्न में जो दिया गया ऑप्शनों में सबसे बेहतर माने सही कथन कौन सा है। विकास सिर से पांव की ओर होता है। ठीक है, यानी विकास जो होता है सिर से पांव की ओर होता है। दूसरा कहता है कि विकास पैर से सिर की ओर होता है। तीसरा है विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, विकास जो होता है कोई भी जीव का, यानी जीवों का जो विकास होता है पहले सिर का विकास होता है, उसके बाद पैर की ओर होता है। इसलिए हमारे जीवन में भी यानी मनुष्यों में भी यह विकास का सिद्धांत लागू होता है। विकास जो होता है सबसे पहले गर्भ में सिर का विकास होता है, उसके बाद फिर उसका विकास का क्रम जो होता है पैर की ओर चलता है। अगला प्रश्न है, मानव जाति में वे कौन से व्यक्तिगत विभिन्नता के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधताओं को बताते हैं। यानी मानव जाति में वे कौन से व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिफरेंस का जो निर्धारक तत्व है वह है जो इसकी विविधता को बताता है। पर्यावरण का अंतर, आनुवंशिकता का अंतर, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ देखिए स्पष्ट है, इसका आंसर सी होगा। यानी मनुष्य जाति में जो व्यक्तिगत विभिन्नता के निर्धारक तत्व हैं वह सबसे बेहतर तरीका से जिसमें होता है आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया होती है। अगला प्रश्न, संक्षिप्त रूप जिसको हम लोग बोलते हैं PSRN, जो कि विकास से संबंधित है, इस किसकी व्याख्या करता है। देखिए, हल समस्या यानी समस्या हल तार्किकता व आंकिक क्षमता। ठीक है, फिर दूसरा है समस्या हल संबंध व आंकिक क्षमता, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेशनशिप एंड न्यूमेरेसी, है ना, बौद्धिक क्षमता, तार्किकता और आंकिक क्षमता। ठीक है, उसी तरह है बौद्धिक क्षमता, तार्किकता और अंक ज्ञान। यहाँ पर तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी होता है समस्या हल, जो भी प्रॉब्लम होता है सॉल्विंग। ठीक है, PS यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके बाद होता है तार्किकता यानी रीजनिंग। उसके बाद फिर होता है न्यूमेरेसी यानी आंकिक क्षमता का भी ज्ञान होता है। इसलिए ए इसका सही आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है बायोटॉक्सी ने बाल विकास के बारे में कहा है, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में साइकोलॉजिस्ट जो बायोटॉक्सी हैं उनका कथन है, यह संस्कृति के आनुवंशिकी के कारण होता है। यानी जो होता है बाल विकास जो होता है संस्कृति के आनुवंशिकी के कारण होता है। दूसरा है यह सामाजिक अंतःक्रिया के कारण होता है। या तीसरा है औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है। और चौथा ऑप्शन है यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। तो इसका आंसर होगा यहाँ बी, यानी बायोटॉक्सी का कथन है जो चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है यानी बालक का जो विकास होता है उसके बारे में यह सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण ही होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही इसका आंसर है। अगला प्रश्न है गार्डनर ने 7 बुद्धि के अधिमान निर्धारित किया है। यानी गार्डनर जो है वो 7 जो होता है इंटेलिजेंस के 7 अधिमान निर्धारित किया है। इनमें से कौन सा नहीं है, यहाँ पर इसमें से कौन जो है नहीं है, यानी स्थान संबंधी बुद्धि है ना, स्पेशियल इंटेलिजेंस भावनात्मक बुद्धि है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है ना, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस या भाषात्मक बुद्धि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। तो इसमें से बी जो है भावनात्मक इमोशनल इंटेलिजेंस का वर्णन उन्होंने नहीं किया है, बाकी स्थान बुद्धि संबंधी, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि संबंधी या भावात्मक बुद्धि संबंधी का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है 60 में बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है, यानी इंटेलिजेंस के बारे में जो कथन दिया गया है इसमें से सही कौन है। समायोजन यानी बुद्धि जो होता है समायोजन करने की क्षमता का नाम बुद्धि है, ठीक है। सीखने की क्षमता का नाम बुद्धि है। फिर कहता है संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम बुद्धि है, यानी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का जो कैपेसिटी है क्षमता होता है वो भी होता है, एबिलिटी होता है, वो उसका नाम बुद्धि है। तो उपरोक्त में से सभी है, यानी समायोजन करने की क्षमता का नाम बुद्धि है, सीखने की क्षमता का नाम बुद्धि है, या संक्षिप्त तार्किकता जो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की जो क्षमता होती है उसका नाम भी बुद्धि है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है घटना और वस्तुओं के बारे में, ठीक है, यानी घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। एकदम सही है, यानी घटना जो भी है और वस्तु के बारे में जो एक बच्चा जो होता है तार्किक रूप से सोच सकता है। जीन पियाजे के चरणों का संबंध में सही कथन क्या है, यानी जो होता है पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन क्या है। यानी देखिए सेंसरी तांत्रिका तंत्र यानी सेंसरी नर्वस सिस्टम जो है, या फिर प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया प्री ऑपरेशनल प्रोसेस, या मूर्त संचालन प्रक्रिया, या औपचारिक संचालन प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर होगा मूर्त संचालन प्रक्रिया, यानी कंक्रीट ऑपरेशनल प्रोसेस में बच्चा जो होता है घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। अगला प्रश्न है सहयोगात्मक रणनीति है ना, कोपिंग स्ट्रेटेजी होता है, सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं है, यानी सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं है, यानी कौन सी कोपिंग स्ट्रेटेजी है जिससे महिलाएं संबंधित नहीं है। स्वीकार्यता, प्रतिरोध, क्रांति, अनुकूलन। तो यहाँ इसका आंसर जो होगा प्रतिरोध, ठीक है। बाकी स्वीकार्यता होता है, क्रांति होता है, अनुकूलन भी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है इंडिविजुअल डिफरेंस से व्यक्तिगत विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए, ठीक है, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, यानी व्यक्ति का क्या दृष्टिकोण, अभिरुचि और उसकी योग्यता को जानने का प्रयास होना चाहिए। व्यक्ति आधारित यानी व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता को अनुसार समझने की कोशिश होना चाहिए, या उपरोक्त में से दोनों, ठीक है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ इसका आंसर होगा सी, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक जो होना चाहिए व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास करना चाहिए, फिर व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समझने की कोशिश करना चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, यदि एक बच्चा है ना, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु, ठीक है, यानी उसका मेंटल एज है 5 साल और वास्तविक आयु जो है उसकी रियल एज, क्रोनिकल एज जो है 4 साल है, तो इस बच्चे की आईक्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखिए आईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा पूछा जाता है ना।
हम लोग पिछले वीडियो में भी इस तरह का एक प्रश्न का चर्चा किए थे। तो देखिए IQ इक्वल टू होता है मेंटल एज बाय रियल एज, ठीक है, यानी मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। तो जो भी वैल्यू है पुट करिए। तो यहाँ पर देखिए मेंटल एज यानी मानसिक आयु 5 साल है और क्रोनिकल आयु 4 साल है। तो IQ इक्वल टू क्या हो गया 5/4 गुने 100। तो देखिए यहाँ पर कट जाएगा, 5 से कट जाएगा ये 100 है ना, कट जाएगा 4 25 25, 4 से कट जाएगा 100, 25 से हो गया और 25 से गुना करेंगे 5 से तो 125 इसका सही आंसर, यानी इसका IQ जो होगा इस बच्चा का होगा 125। अगला प्रश्न है विद्यालयी क्षेत्र में संरचनात्मक निर्धारकों, ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है, ठीक है ना, वार्तालाप कौशल, बहुवैकल्पिक प्रश्न या फिर परियोजना कार्य या मौखिक प्रश्न। तो इसका आंसर होगा बी यानी बहुवैकल्पिक प्रश्न, छोड़ करके बाकी सभी उपागम है। वार्तालाप कौशल भी है, परियोजना यानी प्रोजेक्ट वर्क भी है और उसका जो होता है ओरल क्वेश्चन जो होता है मौखिक प्रश्न भी है। नेक्स्ट प्रश्न है 66 में, आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, ठीक है, यह आपकी कक्षा में जो है उसके बहुत से छात्र होता है अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे। तो देखिए कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, उच्च कक्षा के साथ पढ़ाएंगे या समृद्धिकरण कार्यक्रमों, ठीक है, के द्वारा पढ़ाएंगे या जब चाहे तब पढ़ा देंगे। तो यहाँ इसका आंसर होगा सी यानी समृद्धिकरण कार्यक्रमों के माध्यम से उन मेधावी छात्रों को पढ़ाएंगे। अगला प्रश्न है नैदानिक परीक्षा यानी डायग्नोसिस टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन देखिए, कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यतः कमजोर क्षेत्र को चिन्हित करना, यानी कक्षा में जो प्रदर्शन करेंगे या शिक्षण कार्य करेंगे उस समय सामान्यतः कमजोर छात्र को चिन्हित करेंगे कि कौन से छात्र संबंधित विषय जो पढ़ाया जा रहा है तो उसमें वो समझ नहीं पा रहे हैं, उसको चिन्हित करना है। सेकंड में है उपचारात्मक कार्यक्रम, ये जो रेमेडियल प्रोग्राम जो होता है की विषय विशेष प्रकृति की आवश्यकता है, यानी उपचारात्मक कार्यक्रम की विशेष प्रकृति की आवश्यकता है। या तीसरा जो है अकादमिक कठिनाई, यानी जो उसको एकेडमिक डिफिकल्टीज हैं के कारणों का पता लगाना या छात्रों की कठिनाइयों की विशेष प्रवृत्ति को जानना। तो यहाँ कहता है डायग्नोसिस टेस्ट जो होता है उसका जो प्रमुख उद्देश्य होता है उसमें एकेडमिक डिफिकल्टीज क्या है, यानी उसकी एकेडमिक कठिनाइयों को पता लगाना है और यही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है मनोवैज्ञानिक शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यानी साइकोलॉजी जो होता है एजुकेशन का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन कही गई है किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा, BN झा के द्वारा, स्किनर के द्वारा, डेविस के द्वारा या वुडवर्थ के द्वारा। तो इसका आंसर होगा बी स्किनर के द्वारा, यानी स्किनर का कहना है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। नेक्स्ट प्रश्न है आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है क्या है, मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन या व्यवहार का अध्ययन। तो यहाँ आधुनिक मनोविज्ञान का अध्ययन जो होता है अर्थ जो होता है वह व्यवहार का अध्ययन होता है। डी इसका सही आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है, यानी हिंदी की जो अक्षर हैं बालक किस आयु में उसको पहचानने लगता है, ठीक है, पहचानने लगता है। 3 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में। तो इसका सही आंसर होगा सी 5 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट प्रश्न में है बुद्धि लब्धि IQ मापन के जन्मदाता कौन है। चलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हम लोग बुद्धि लब्धि के बारे में जानते हैं कि बुद्धि लब्धि इक्वल टू होता है मेंटल एज बाय रियल एज इंटू 100, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है इसके जन्मदाता कौन है, अस्टर्न, बीने, टर्मेन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा टर्मेन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है एलेक्सिया है। चलिए देखिए लर्निंग डिसेबिलिटीज से क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। एलेक्सिया है क्या है, पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या सुनने की अक्षमता। तो यहाँ जो एलेक्सिया जो होता है वह रीडिंग डिसेबिलिटी है, यानी पढ़ने की अक्षमता है। ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षा मनोवैज्ञानिक की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है, यानी शिक्षा मनोवैज्ञानिक उत्पत्ति कब हुई थी, यह किस वर्ष को माना जाता है, 1947, 1920, 1940 या 1900 ईस्वी। तो इसका सही आंसर डी होगा 1900 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रमापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं, यानी होता है ना प्रमापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं।
ऑप्शन देखिए, मंदबुद्धि बालकों की पहचान के लिए, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए, पिछड़े बालकों की पहचान के लिए, या बहरे बालकों की पहचान के लिए। तो यहाँ पर परमापीकृत परीक्षण जो कराए जाते हैं, इसका सही आंसर बी है, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए। अगला प्रश्न कहता है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? यानी यहाँ औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होता है बालक की किस आयु तक मानी जाती है? उन्होंने 4 अवस्था में बांटा था, जिसमें से किस आयु में ये मानी जाती है? पहला देखिए 0 से 2 साल, 2 से 7 साल, 7 से 11 साल, या फिर 11 साल से ऊपर। ठीक है, 11 से 15 साल या 11 साल से ऊपर। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ डी, 11 साल से 15 साल। नेक्स्ट है, जड़ बुद्धि वाले बालक की IQ कितनी होती है ना? जड़ बुद्धि बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है वो कितनी होती है? 11 से लेके 120, 81 से 110, 71 से 80, या 71 से कम। तो यहाँ जड़ बुद्धि वाले जो होते हैं वह 71 से कम वो IQ वाले होते हैं, यानी डी इसका सही आंसर है। अगला है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? यानी गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? ठीक है, 150, 280, या फिर 390, या 460 दिन। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन का समय लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नवजात शिशु का भार होता है। नवजात शिशु कहने का मतलब है कि जब बच्चा जन्म लेता है उस समय का औसत भार। हालांकि जो होता है ना कि ये एक तरह नहीं हो सकता है, लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने इसको एक स्टैंडर्ड मानक दिया है, जिसके जानना है कि नवजात शिशु का भार जो होता है कितना होता है, 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड या 9 पाउंड। तो इसका आंसर होगा 7 पाउंड। ठीक है, यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर होगा 7 पाउंड। आगे का देखते हैं कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत, यानी जो होता है इंटेलिजेंस की जो मल्टी फैक्टर थ्योरी है, उसका प्रतिपादन किसने किया था? मैकडूगल ने, टर्मेन ने, थॉर्नडाइक ने, या फिर बर्ट ने? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी इंटेलिजेंस यानी बुद्धि के मल्टी फैक्टर सिद्धांत जो है, मल्टी फैक्टर थ्योरी है, उसके पादक विद्वान जो है वह थॉर्नडाइक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता है? यानी उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था। ठीक है, उपनयन संस्कार जो था किस शिक्षा काल में किया जाता था, कब किया जाता था? वैदिक काल में, बौद्ध काल में, मुगल काल में, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए ये यहाँ पर होगा, उपनयन संस्कार जो होता था वैदिक काल में किया जाता था। ऑप्शन है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। यानी छोटे कक्षाओं के लिए शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से किस पर आधारित होती है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि, ठीक है, यानी वृद्धि एवं विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर? तो यहाँ इसका सही आंसर होगा सी। ठीक है, यानी वृद्धि और विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर जो होते हैं छोटे कक्षाओं में खेल विधि जो होता है मूल रूप से इसी पर आधारित होती है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। कहता है कि सामान्य परिपक्वन यानी नॉर्मल मैच्योरेशन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः क्या होता है? सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, या कुल मिलाकर हानिकारक होता है, या दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है, या लाभकारी हो या हानिकारक? यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन में डी इसका सही आंसर होगा। यानी सामान्य परिपक्वन जो होता है नॉर्मल मैच्योरेशन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः इस बात पर लाभकारी होता है या हानिकारक होता है, निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, सही आंसर डी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को, यानी बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। यानी किस प्रकार की भूमिका निभाना चाहिए? नकारात्मक, है ना, अग्रोन्मुखी, यानी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे प्रोएक्टिव, या फिर सहानुभूति, या फिर तटस्थ रहना चाहिए? तो यहाँ इसका सही आंसर होगा अग्रोन्मुखी। यानी बच्चों के सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी की भूमिका निभानी चाहिए।
अगला प्रश्न कहता है कि वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। यानी स्थान का नाम बताना है जहां संज्ञानात्मक जो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा बच्चा का, उसको बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण, सभागार या फिर घर में। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी होगा। यानी बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीका से विद्यालय या उसके कक्षा पर्यावरण में परिभाषित करना चाहिए और किया जाना चाहिए, वही सबसे बेहतर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है। क्या होती है? यानी पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की माने अभिवृत्ति समानता आधारित होती है। कैसे होती है? ठीक है, उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति पर, उनके समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, या दूरदर्शन के प्रभाव पर, या उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। सहोदर यानी उनके सहोदर भाइयों की अभिवृत्ति पर। तो इसका आंसर यहाँ सही होगा ए, यानी उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति पर पृथक पृथक जो भी समजातीय समूह के व्यक्ति होते हैं उनके बच्चे की अभिवृत्ति इसी पर आधारित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम होता है? यानी मानव विकास निम्न में दिया गया है कि इसके योगदानों का परिणाम होता है अभिभावक एवं अध्यापक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, या वंशक्रम एवं वातावरण का, या इनमें से कोई नहीं। तो बहुत आसान सा प्रश्न है, इसका आंसर होगा सी। यानी मानव विकास में जो होता है योगदान होता है वंशक्रम यानी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का योगदान होता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? है ना, यानी प्राथमिक यानी छोटे कक्षाओं प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे सबसे अच्छा माना जाता है? वीडियो अनुकरण, है ना, अनुरूपण यानी वीडियो अनुरूपण यानी वीडियो, है ना, सिमुलेशन, या फिर प्रदर्शन जो उसका डेमोन्स्ट्रेशन होगा, या स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। ठीक है, या यस इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। इसका सही आंसर है सी। अगला प्रश्न कहता है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक विकास को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? ठीक है, सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता, या अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। तो सही आंसर इसका डी है, यानी विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए यहाँ जो होता है अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय का वातावरण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित नहीं है? यानी कहता है कि यहाँ दिया गया कौन सा कथन है जो बच्चों की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित यानी साथ संबंध नहीं है। पहला है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। ठीक है, यानी सोशल अप्रूवल या फिर उसकी सराहना की आवश्यकता, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, या शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना, या है ना सानिध्य की आवश्यकता यानी नीड ऑफ कॉम्पेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो होगा सी होगा, यानी बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ जो होता है यहाँ शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना ये संबंधित नहीं है। बाकी सामाजिक अनुमोदन भी होना चाहिए, शरीर संवेगात्मक सुरक्षा की भी आवश्यकता होती है, या उसके सानिध्य की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं। प्रश्न कहता है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यानी विद्यार्थी को विद्यालय में खेलना उचित है, क्यों है? यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, या यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो सही आंसर डी है, यानी विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलने देने से उनमें आपस में सहयोग बनता है और आप शारीरिक विकास में यानी शारीरिक संतुलन के विकास में भी वह करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, को कहा जाता है, यानी इसको क्या कहा जाता है? सामाजिक अधिगम, अनुबंधन,
अनुबंधन या फिर पारिवारिक अधिगम या फिर आकस्मिक अधिगम। तो इसका सही आंसर होगा ए, सामाजिक अधिगम। ठीक है, यानी जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे को व्यवहार को देखता है, और ये कहाँ होता है, ये समाज में होता है। ठीक है, इसलिए इसका क्या होगा, सामाजिक अधिगम। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, यानी जो बुद्धिमान बच्चा है उसका कौन सा जो है लक्षण नहीं है। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। ठीक है, वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, ये तो होगा, ये होता है। दूसरा है, वह जो मूर्त रूप से सोचता है, ये भी होता है। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, ये भी सही है। यानी इसका सही आंसर यहाँ ए होगा। यानी बुद्धिमान बच्चों का लक्षण जो है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी से रटने की क्षमता रखता है, यही नहीं है, और यही इसका आंसर भी है। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ठीक है, यानी बच्चे जो होते हैं दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय किसको दिया जाता है? ठीक है, जीन पियाजे को, पाउलो को, कोहलबर्ग को, या फिर स्किनर को। तो इसका सही आंसर होगा जीन पियाजे। यानी बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ को का सृजन करते हैं, यह जो कथन कहा गया है जीन पियाजे के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, परिवार एक साधन है किसके लिए? अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, या गैर औपचारिक शिक्षा का। तो यहाँ जो परिवार जो होता है यह क्या होता है, फॉर्मल एजुकेशन का एक साधन है। ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन, इसलिए औपचारिक शिक्षा का साधन है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। यानी एक शिक्षक जो होता है विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कैसे? महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, शासन की अनुभूति को विकसित कर, या आदर्श रूप से वर्ताव कर, या अच्छे कहानियाँ सुनाकर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर सी होगा। ठीक है, यानी आदर्श रूप से वर्ताव कर एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है। कृतिका कोई लड़की है जो अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। ठीक है, यह दर्शाता है, यानी घर में ज़्यादा बातचीत नहीं करती है, लेकिन जब भी विद्यालय जाती है तो बार बार पूछती है, यानी बात ज़्यादा करती है। तो ये किसको दर्शाता है? विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट है, शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें, ये भी नहीं है। कृतिका का अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा भी बात नहीं है। नेक्स्ट है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। कहने का मतलब है कि वो लड़की जो है जो बात करती है विद्यालय में, उसके बात को सब कोई पसंद करते हैं, इसीलिए वो अक्सर जो होता है विद्यालय में ज़्यादा बातचीत करती है। ठीक है, यानी घुल मिल के रहती है, उसकी बात से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, सब कोई सुनते हैं, इसलिए वह ज़्यादा विद्यालय में बात करती है। अगला प्रश्न है, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए, यानी एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए पाँचवीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? कि बच्चों को बोलना की परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा उसमें सबसे अच्छे प्रदर्शन करेगा, यानी उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा। नेक्स्ट है, पूर्ववर्ती परीक्षण से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। ठीक है, अगला कहता है कि निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना, यानी निम्न कोटि के पाठकों को परीक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें, या परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। तो प्रश्न यहाँ क्या कहता है, यानी एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए पाँचवीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है, क्योंकि इसका आंसर होगा यहाँ पर डी, क्योंकि परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराया जाता है। ठीक है, अभ्यास कराना। अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है? यानी यहाँ दिया गया कौन सा सिद्धांत यह व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ के समान बड़ी चट्टान के समान है, जो कि
अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं, यानी चेतन के 3 स्तर हैं। ठीक है, कौन सा सिद्धांत ये बताता है? गुण सिद्धांत यानी ट्रेट थ्योरी, प्रकार सिद्धांत टाइप थ्योरी, या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत साइको एनालिटिकल थ्योरी, या फिर होता है व्यवहारवाद सिद्धांत बिहेवियरिस्ट थ्योरी। तो यहाँ प्रश्न इस प्रश्न का सही आंसर होगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रश्न कहता है मन का मानचित्र संबंधित है, यानी माइंड मैपिंग जो है संबंधित है किससे? बौद्ध समझ को बढ़ाने की तकनीक से, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, या मन का चरित्र बनाने से, या चौथा ऑप्शन है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर होगा डी, यानी माइंड मैपिंग का संबंध जो होता है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 100 में खाली स्थान दिया हुआ है। कहता है खाली स्थान को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, इंडिकेटर माना जाता है। क्या है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, या फिर तीसरा में है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, और चौथा ऑप्शन दिया है कक्षा में एकदम खामोशी। तो यहाँ इसका सही आंसर होगा सी, यानी विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना को एक अभिप्रेरित शिक्षण का इंडिकेटर संकेतक माना जाता है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। अभी हम लोग फिर चर्चा करेंगे कल 101 से लेकर 150 तक का क्वेश्चन, और ये सभी प्रश्न देख रहे हैं कहीं ना कहीं सभी पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन तो देखिए अभी 2011 का चर्चा कर रहे हैं, अभी यही क्वेश्चन देखेंगे 12, 13, 14, 15, यानी हर साल कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। इसलिए क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, वीडियो को एक बार क्लियर नहीं होता है तो 2 बार देखिए और शेयर जरूर करिए। ओके, बाय।